आज का अपना सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है द लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि। ठीक है, साक्ष्य विधि क्या है, इसको डिफ़ाइन कीजिए। ये कौन सा लॉ है, ठीक है, और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है, न्यायालय की कैसे सहायता करता है, इसका रोल क्या है। ठीक है, तो देखो, जो न्याय प्रशासन है वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, एविडेंस पर, साक्ष्य पर। इसलिए जो एविडेंस लॉ है वो एक महत्वपूर्ण लॉ है। ठीक है, न्यायालय किसी भी केस को डिसाइड करता है तो किस पर विश्वास करके करता है, या किस चीज़ पर आप वो कह सकते हो बेस बनाकर करता है, वो है एविडेंस। तो साक्ष्य क्या है, न्याय, जस्टिस, उसकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, कोई चीज़ सत्य है या असत्य है, ठीक है, उसकी खोज करना, यही क्या है, यही एविडेंस का काम है। पुराने समय से ये देखो काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे राजा के सामने कोई भी डिस्प्यूट आता था, ठीक है, जैसे राजा के सामने आ गया एक डिस्प्यूट केस कि साहब इसने चोरी की है, तो राजा क्या पहले पूछता था, सीधा दंडित कर देता था, पनिशमेंट नहीं देता था सीधा। तो पहले क्या पूछता था, लोगों से पूछता था कि हाँ भी इसको चोरी करते हुए देखा क्या कोई विटनेस है, ठीक है, या ये मौके पर पकड़ा गया था। ठीक है, फिर उसके भी बयान लिए जाएंगे, किसके, अक्यूज़्ड के, कि हाँ साहब आप अपनी मानते हो चोरी, ठीक है, अगर वो कन्फेस करता है तो कन्फेशन माना जाएगा। तो ये पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, मतलब एविडेंस के आधार पर ही न्यायालय क्या है कि किसी तर्क, आप किसी कहते हैं डिसीजन पर पहुंचता है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। ठीक है, अब सीधी सी बात करें, लेक्स फॉरी लॉ है। ठीक है, देखो न्यायालय को कौन चलाता है, एविडेंस चलाता है। ठीक है, एविडेंस नहीं चलाता है। ठीक है, न्यायालय अपने हिसाब से नहीं चलता। ठीक है, जैसे वो आपने देखा होगा तराजू वाला, ठीक है, स्टैचू लगा होता है, उसके हाथ में तराजू होता है, ठीक है, तौलने का, आँखों पर पट्टी बंधी होती है, जिस तरफ ज़्यादा बर्डन होगा, मतलब वजन ज़्यादा होगा, तराजू उस तरफ झुक जाएगा, मतलब जिस तरफ ज़्यादा सबूत होंगे उसके फेवर के अंदर मामला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मामले को सबूतों द्वारा साबित करना, यही एविडेंस का जो लॉ है उसका काम है। ठीक है, तो एविडेंस जो होता है वो संदेह से परे होना चाहिए, सस्पेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉ के अंदर एक धारणा है कि चाहे 100 मुजरिम बरी हो जाएं, छूट जाएं, तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक भी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो जो एविडेंस है वो सस्पेक्टेड नहीं होनी चाहिए, संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर एकदम क्लियर कट है, तभी न्यायालय उस पर विश्वास करता है, ठीक है, ट्रस्ट करता है और किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। मान लो कोई अपराधी है, उसके ऊपर केस चल रहा है किसी अपराध का, अब उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस पेश किए गए न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, ठीक है, अगर वो कहीं ना कहीं थोड़े से सस्पेक्टेड लगते हैं, जहाँ से लगता है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या उन एविडेंस के ग्राउंड्स पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा? उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसको पुनिश नहीं किया जाएगा, उसको किसका, डाउट का लाभ दिया जाएगा, डाउट का, ठीक है, डाउट का, संदेह का लाभ उसको दिया जाएगा। तो ये सारा काम न्यायालय किसी तरह, मतलब किसी, आप कह सकते हो कि किसी मुद्दे पर पहुंचता है, डिसीजन पर पहुंचता है, तो किसके थ्रू पहुंचता है, एविडेंस के थ्रू, एविडेंस सबूतों के बिहाफ पर पहुंचता है। ठीक है, तो साक्ष्य क्या है, साक्ष्य विधि न्यायालय का मार्ग प्रशस्त करती है, मार्गदर्शन करती है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलता है न्यायालय के अंदर, मतलब न्यायालय को यही चलाता है, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द एविडेयर से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है, किसी तथ्य को, तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट्स, कोई भी चीज़ जो आप अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हो। ठीक है, इंद्रियों द्वारा जो महसूस की जा सकती है वो फैक्ट्स है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी, ठीक है, कोई चीज़ महसूस की, वो क्या है, फैक्ट। आप क्लास ले रहे हो, ये फैक्ट है, आप मेरी बात सुन रहे हो, ये फैक्ट है। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज़ आप सुनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, वो फैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आती है। ठीक है, किसी भी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना, दिखाना, निश्चित करना, किसी भी फैक्ट को, फैक्ट क्या है, किसी व्यक्ति ने चोरी की तो आप उसको क्या है, प्रूव कर रहे हो। ठीक है, बाय एविडेंस,
दिखा रहे हो, ठीक है, उसको निश्चित कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, एविडेंस। ठीक है, तो विधि शास्त्रियों ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, टेलर ने कहा है कि बहस को छोड़कर वह सारे विधिक साधन जो किसी फैक्ट को सिद्ध या सिद्ध करते हैं, प्रूव या डिसप्रूव करते हैं, वो एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। एविडेंस से मीनिंग उन समस्त लीगल फैक्ट्स और साधनों से हैं जिनके द्वारा किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो साक्ष्य शब्द के अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं कि वह सारे कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। मतलब वो सारी स्टेटमेंट्स किसके द्वारा दी जाती है, विटनेस के द्वारा। उनको अलो कौन करता है, न्यायालय करता है, कोर्ट करता है। ठीक है, और वो ओरली दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ओरल एविडेंस। ठीक है, एविडेंस, ओरल एविडेंस। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, कि न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए पेश की गई, उसके निरीक्षण के लिए पेश की गई वो सारी दस्तावेजी, ठीक है, क्या कहलाती हैं, दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती है। जैसे आपने न्यायालय के अंदर प्रूव करना है कि साहब मेरा जन्म 1980 में हुआ था, 1985 में हुआ था, 1990 में हुआ था, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप न्यायालय के सामने क्या पेश करोगे, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट। तो जो ये पेश कर रहे हो मार्कशीट या ये वो सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो क्या है, एविडेंस, एविडेंस है। कौन सा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके बाद आता है कि साक्ष्य के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो देखो साक्ष्य फैक्ट तक ही सीमित होना चाहिए, सुनी सुनाई बात को एज ए एविडेंस नहीं माना जाता। सभी मामलों में सबसे जो उत्तम साक्ष्य है वही दिया जाना चाहिए। जैसे मान लो भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि हाँ साहब ये पट्टा है, रजिस्ट्री है, तो न्यायालय आपसे क्या अपेक्षा करता है कि भैया ओरिजिनल ही पेश करो। जो सबसे उत्तम है तो वो न्यायालय के अंदर पेश किए जाते हैं, न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है एविडेंस। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी तथ्य को प्रूव या डिसप्रूव करना। ठीक है, एडवर्स पार्टी क्या करेगी, डिसप्रूव करेगी कि ये नहीं है साहब बाय एविडेंस। ठीक है, ये फैक्ट नहीं हुआ, इसने मर्डर नहीं किया। ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या साबित करेगा, साहब प्रूव, मतलब ये साहब इसने किया है, कत्ल किया है। मतलब प्रूव और डिसप्रूव किया जाना किसी फैक्ट को, ठीक है, बाय एविडेंस, तो वो क्या कहलाता है, साक्ष्य। ठीक है, अब एविडेंस भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, कई प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, ठीक है, जिसको डायरेक्टली देखा गया, डायरेक्टली देखा गया। ठीक है, साक्षी ने अपनी इंद्रियों से बोध किया, मतलब कोई चीज़ सुनते हो वो डायरेक्ट है, कोई चीज़ देखी वो डायरेक्ट है। ठीक है, अगर आप किसी मतलब मर्डर होता हुआ आपने देखा, तो वो क्या है, आप अगर कोर्ट में जाकर गवाही देते हो एज ए विटनेस, तो वो क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा कि साहब मेरे सामने हुई थी मारपीट, मेरे सामने कत्ल हुआ था, मैंने देखा था, प्रत्यक्ष। ठीक है, एक होता सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थितिजनक साक्ष्य। ठीक है, भाई सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, भाई जो आप कह सकते हो कि परिस्थितियाँ ऐसी है, ठीक है, कि वो प्रूव करती है कि हाँ ये फैक्ट है, किसी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करती है। जैसे कि मान लो ए पर बी की हत्या का आरोप है। ठीक है, ए और बी के बीच में लंबे समय से दुश्मनी का चलना और घटना के बाद, ठीक है, एक को जंगल की ओर भागते हुए देखना और उसके कपड़ों पर खून के दाग होना, ऐसी परिस्थितियां हैं जो बी की हत्या की ओर इंगित करती है, अनुमान इंगित करती है। कहने का मतलब क्या है, सर्कमस्टांसेस ऐसी है जहाँ से लगता है किसी ने क्राइम किया है। मान लो भी ए और बी के बीच में दुश्मनी है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है कई बार, दुश्मनी है, तो मान लो भी वो एक दूसरे को चेतावनी भी दे चुके हैं, तुझे देख लूँगा, तुझे मार दूँगा, तो ऐसा ही होता है, बी की हत्या हो जाती है। लेकिन अब ए पर शक है, लेकिन ए को मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा। ठीक है, किसी ने नहीं देखा ए को मर्डर करते हुए।
अब यहाँ पर क्या है कि पहला तथ्य है कि ए और बी के बीच में दुश्मनी, उनके बीच में लड़ाई, ठीक है, बिफोर मर्डर। उसके बाद जब मर्डर हुआ उसके बाद वो जंगल में भाग गया, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, तो ये इशारा कर रहे हैं कि ए ने मर्डर किया। तो देखो, देखा किसी ने नहीं है, तो ये क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए वो सस्पेक्टेड नहीं होनी चाहिए, संदेह से परे उनको साबित करना पड़ता है, ठीक है। और परिस्थितियाँ का मुख्य घटना के निकट का संबंध होना, नज़दीक का संबंध होना चाहिए, आसपास का ही, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, प्राथमिक साक्षी, प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सर्वोत्तम साक्षी, ठीक है, जिस पर न्यायालय विश्वास करता है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी एविडेंस के अंदर आप क्या मान सकते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। न्यायालय, जैसे आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, आप कह रहे हो मेरी है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मेरी है, तो आपके पास उसका रजिस्ट्री पट्टा जो भी ओरिजिनल है आप न्यायालय के सामने पेश कर देते, तो वो क्या माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस। दूसरा होता है गौण, सेकेंडरी, द्वितीयक साक्ष्य। जी प्राइमरी नहीं है साहब, प्राइमरी नहीं है, गुम हो गया, नष्ट हो गया, खो गया, लाया नहीं जा सकता, कई कारण हो सकते हैं। तो कोर्ट, देखो वैसे तो कोर्ट पहले प्राइमरी ही मांगेगा, ठीक है, प्राइमरी आप पेश कर सकते हो, ठीक है, कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब आपके पास प्राइमरी ना हो, किसी भी कारण से पेश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर कोर्ट की परमिशन ली जानी चाहिए, कोर्ट परमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, फ़ोटोकॉपी, ठीक है, साहब उसकी फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल तो नहीं है, अटेस्टेड कॉपी है, फ़ोटोकॉपी है, ये है, ठीक है। या फिर उस डॉक्यूमेंट ने किसी ने पढ़ा हो और वो आकर एज ए विटनेस गवाही दे दे कि हाँ साहब मैंने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा था और उसके अंदर रीड किया था, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो क्या माना जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद है रियल एविडेंस। रियल एविडेंस क्या है, जो कोर्ट के सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि जज, न्यायाधीश उसको देख सके, महसूस कर सके, जो भी उसकी इंद्रियाँ क्या होती है, देखना, सुनना, महसूस करना, स्पर्श करते हो कुछ भी चीज़, तो उसको फील कर सके, ठीक है, बाय उसके जो भी इंद्रियां हैं उसके द्वारा, ठीक है। जैसे हत्या हुई, ठीक है, और मर्डर के अंदर जो हथियार यूज़ किए गए न्यायालय के सामने पेश कर दिए, ठीक है, और जो कपड़े थे खून से रंजे हुए, ठीक है, तो उनको पेश कर दिया, तो ये क्या है, रियल एविडेंस है। एक होता सुनी सुनाई साक्ष्य, हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई बात, ये वीक एविडेंस है, ठीक है, न्यायालय इस पर विश्वास नहीं करता, कम विश्वास करता है, ठीक है। ये साक्ष्य ऐसे होते हैं कि जो घटना को, मतलब ऐसे व्यक्ति का ये एविडेंस होता है जिसने ना तो घटना देखी, ठीक है, ना तो उसने सुना है, ना ही इंद्रियों द्वारा उसने महसूस किया है, फील किया, सीधी सी बात है, ना तो आपने देखा ना सुना, ठीक है, डायरेक्टली ना तो सुना ना देखा उसको, ना ही महसूस किया, लेकिन इसमें क्या आता है, सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात, ठीक है। जैसे ए पर बी के घर में चोरी का आरोप है, सी एक एविडेंस, एक साक्षी, ठीक है, एक विटनेस, न्यायालय में ये कहता है कि उसने जो डी है उसके मुंह से सुना था कि ए ने बी के घर में चोरी की। दो बंदे बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के घर में चोरी हुई, आप सुन रहे हो दो बंदों की बात, उसमें से एक कह रहा है कि हाँ भी वो व्यक्ति है, उसने चोरी की है, आपने सुन लिया, आप कोर्ट में जाकर कहते हो, तो ये क्या है, हेयर से एविडेंस, ठीक है, सुनी सुनाई बात, न्यायालय इस पर विश्वास नहीं करता ना, ठीक है, तो ये क्या है, एक वीक एविडेंस है। उसके बाद है मौखिक, ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है कि न्यायालय के सामने हाजिर हुए, उपस्थित हुए, ठीक है, और अपने मुंह से कोई बात, कोई स्टेटमेंट कहे, तो वो क्या कहलाएगा, ओरल एविडेंस, ठीक है, ओरल एविडेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये एविडेंस देने वाले, ठीक है, हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, तो उनकी भी मानी जाएगी। उसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री, वही जो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है, भाई कोई भी चीज़ प्रूव करनी है, किसी फैक्ट को प्रूव करना है, तो उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट न्यायालय के सामने पेश कर देते हो, तो वो क्या कहलाएगा, दस्तावेजिक साक्ष्य, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ का आपको
मतलब साबित करना है कि मेरा जन्म 1990 में हुआ था, तो सीधी सी बात है कि अपना 10th की मार्कशीट या अपना जो भी है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट न्यायालय के सामने पेश कर सकते हो। उसके बाद है न्यायिक साक्षी। न्यायिक साक्षी क्या होते हैं? जुडिशियल एविडेंस, जो न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं, जो कोर्ट के अंदर आप पेश करते हो, वो न्यायिक साक्ष्य है। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल साक्ष्य, जो न्यायालय से बाहर किसी स्थान पर अन्य व्यक्ति के सामने पेश किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जो अन्य व्यक्ति के सामने पेश किए जाते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल साक्ष्य। ठीक है, एविडेंस। जैसे कि मान लो आप एलएलबी में एडमिशन लेते हो, तो आपकी क्या मतलब उसके लिए चाहिए, तो जो लॉ यूनिवर्सिटी है आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो ओरिजिनल मांगती है एनरोलमेंट के लिए। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ साहब, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तभी तो आपका एडमिशन हुआ। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप अपनी बीए की मार्कशीट जो भी आपने कर रखा है तो उसकी आप सबमिट करवाते हो यूनिवर्सिटी के अंदर ओरिजिनल। ठीक है, तो ये एज ए एविडेंस मांगा है कि हाँ आपके पास ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो कंप्लीट है या नहीं, इसलिए आपकी मार्कशीट मांगी जाती है फाइनल ईयर की। तो वो आप एज ए एविडेंस पेश कर रहे हो, कहाँ पेश कर रहे हो? न्यायालय के बाहर। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंदर आएगा। उसके बाद आता है कि पुलिस साक्षी, क्या पुलिस विटनेस हो सकती है? ठीक है, तो पुलिस साक्षी से अभिप्राय पुलिस अधिकारी का एविडेंस। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा उस पर विश्वास किया जा सकता है। सिर्फ इस कारण से वो पुलिस है तो वो एविडेंस नहीं दे सकती? हाँ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने कुछ देखा है, महसूस किया है, तो वो भी एज ए विटनेस पेश हो सकता है। उसके बाद हितबद्ध साक्षी। हितबद्ध साक्षी क्या होता है? जैसे कि आपके फेवर के अंदर, ठीक है, जैसे आपका कोई केस है, आपके फेवर के अंदर क्या आपका कोई रिश्तेदार एज ए विटनेस, ठीक है, गवाही दे सकता है? क्या दे सकता है भैया। ओनली रिश्तेदार होने के कारण, मित्र भाई बंधु होने के कारण, ठीक है, उसके ही कारण, केवल उस कारण से वो जो उसने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, वो सस्पेक्टेड नहीं हो जाती भी हाँ भी ये जरूरी नहीं कि हाँ भी अविश्वसनीय नहीं हो जाती। ठीक है, तो हितबद्ध साक्षी भी हो सकता है। एक होता है चांस विटनेस। चांस विटनेस क्या होता है? जो संयोगवश घटना स्थल पर पहुंच जाता है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता घटना से, ठीक है, बाई चांस पहुंच जाता है। जैसे पुलिस ने नाका लगा रखा है, अब किसी व्यक्ति को रोका, गाड़ी रोकी उसकी, ठीक है, उसकी तलाशी ली, उसमें से मिला आपत्तिजनक सामान, कोई नशा या कुछ ऐसा, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, ले जाना ले आना। ठीक है, तो वहाँ पर पुलिस क्या करती है कि जो रास्ते पर जा रहे होते हैं, जैसे आप जा रहे हो बाइक लेकर या गाड़ी लेकर, आपको रोक लिया, ठीक है, तो आपको एज ए विटनेस, एज ए चांस विटनेस शामिल कर लिया जाएगा उस केस के अंदर। ठीक है, और आपको वो सामान दिखाया जाएगा कि साहब देखो ये बंदा है, ये सामने खड़ा है और उससे ये सामान हमको बरामद हुआ है। आपका नाम लिख लिया, जब आपकी बारी आएगी आपको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा एज ए विटनेस, गवाही देने के लिए। तो मतलब उसको कहा जाता है चांस विटनेस। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं था, बाई चांस वो घटनास्थल पर पहुंच गया तो उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है पक्षद्रोही साक्ष्य। पक्षद्रोही साक्ष्य क्या होता है कि जिस पक्ष में उसको एज ए विटनेस पेश किया गया है, मतलब गवाही देने के लिए, जिस पक्ष के लिए, उसके अगेंस्ट ही एविडेंस देते। जैसे आपका कोई केस चल रहा है तो अपने स्पोर्ट के अंदर आप कोई विटनेस पेश करते हो कि हाँ मेरे पक्ष में बोलेगा, और वो जाकर आपके ही अगेंस्ट, ठीक है, क्या दे देता है? एविडेंस दे देता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? पक्षद्रोही, होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका टॉपिक आता है सेक्शन 6, रेस जस्टे। रेस जस्टे क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, क्या होता है रेस जस्टे? तो रेस जस्टे क्या है, इसका मीनिंग क्या है? थिंक डन इसको कहा जाता है। ठीक है, 1600 के आसपास, ठीक है, ये आया था 1601, 10 के लगभग। ठीक है, इसका मीनिंग है कार्य जो किए गए हों, थिंक डन। ठीक है, कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट
जो किया गया है, घटना से पहले, घटना के बाद, घटना के दौरान। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके डिटेल के अंदर जाऊंगा कि रेस जस्टिस है क्या। पहले इसकी पढ़ो डेफिनेशन। ठीक है, कहते हैं कि साक्ष्य विधि के अंदर क्या है कि आप सीधी सी बात है, सेक्शन 5 क्या कहता है, किसी भी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य और ऐसे अन्य तथ्य जिन्हें सुसंगत घोषित किया है, रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है, अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। सीधी सी बात कही है, किसी भी कार्रवाई में, ठीक है, विवादक तथ्य, हर विवादक तथ्य और ऐसे अन्य फैक्ट जिन्हें क्या है, रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है, उनका ही एविडेंस दिया जाएगा, अस्तित्व ना अस्तित्व का एविडेंस दिया जाएगा, अदर का नहीं। ये है 4th नंबर पर होगा आपका रेस जस्टिस। ठीक है, रेस जस्टिस। ठीक है, तो सेक्शन 5 ने क्लियर कर दिया, हर कार्रवाई में विवादक तथ्य और अन्य तथ्य जो सुसंगत घोषित किए गए, रेलेवेंट घोषित किए गए, उनका ही एविडेंस दिया जाएगा, किसी अदर का नहीं दिया जाएगा, अदर का नहीं दिया जाएगा। सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है, सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 के अंदर क्या है, रेस जस्टिस। रेस जस्टिस के अंदर इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि तथ्य जो यद्यपि विवादक नहीं हैं लेकिन विवादक तथ्यों से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक सहविवाद ट्रांजैक्शन के भाग बन गए हैं, इसलिए वे विवादक तथ्य की तरह ही सुसंगत होंगे। तो सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6(5) का एक्सेप्शन। 5 क्या कहता है कि ओनली विवादक तथ्य या ऐसे तथ्य जो सुसंगत घोषित किए गए, रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए, उनका ही एविडेंस, अस्तित्व ना अस्तित्व का एविडेंस दिया जाएगा, किसी अदर का नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक्शन 6 क्या कहता है कि वह तथ्य जो विवादक ना होते हुए विवादक तथ्य से इस प्रकार, फैक्ट एंड इशू से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो एक स्टोरी बना रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, उनका भी एविडेंस दिया जाएगा, उनका भी एविडेंस दिया जाएगा। अब सेक्शन 6 समझो क्या है। ठीक है, फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं, विवादित तथ्य। किसी व्यक्ति ने किसी को मारा, किसी की हत्या की, ये विवादित तथ्य जिसके कारण विवाद पैदा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 6 क्या कहता है, रेस जस्टिस। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे फैक्ट जो विवादक नहीं है, जिनसे कोई विवाद पैदा नहीं हो रहा, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो एक स्टोरी बना रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर एक स्टोरी, ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, वो रेलेवेंट माने जाएंगे। पुराने समय में क्या था कि घटना, रेस जस्टिस के अंदर क्या माना गया जाता था कि घटना के आसपास जो काम हुआ है वो रेस जस्टिस के अंदर आता है, रेस जस्टिस के अंदर आता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केस था, ठीक है, रैटन वर्सेस क्वीन, रैटन वर्सेस क्वीन। इस केस में क्या था कि एक महिला पहले क्या था, एक सीधा फ़ोन नहीं होता था, एक आप कह सकते हो कि एक बीच में एक अथॉरिटी होती थी जो फ़ोन कनेक्ट करती थी, जिसके साथ आपने बात करनी, उसको पता नहीं क्या कहते थे, नाम भूल गया मैं। ठीक है, और उसने, महिला ने फ़ोन किया उस अथॉरिटी को और कहा कि पुलिस के साथ मेरा फ़ोन कनेक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो महिला ने अपना एड्रेस नोट करवाया कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ और पुलिस के साथ मेरा फ़ोन कनेक्ट करवाया जाए। उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद क्या हुआ कि जितने में उसने मतलब एड्रेस नोट किया था, उसकी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अभी वो मतलब पुलिस के साथ फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाया था, अभी महिला की ओर से फ़ोन कॉल कट जाता है। ठीक है, फ़ोन उसका कट गया। महिला घबराई हुई थी जब उसने फ़ोन किया कि जल्दी से पुलिस को आप मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, पुलिस के साथ में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि जो महिला है ज़रूर किसी खतरे में है और पुलिस को इसकी जानकारी देनी ज़रूरी है। तो पुलिस ने उसको फ़ोन किया और सारी जानकारी दे दी कि एक महिला का फ़ोन आया था, वो पुलिस के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहती थी, लेकिन इतने में उसका फ़ोन कट गया। ठीक है, अब क्या है कि फ़ोन कट गया और ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो पुलिस उसके एड्रेस पर वहाँ उसके घर पहुँची, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि महिला की डेथ हो चुकी है, महिला की डेथ हो चुकी है और उसका जो पति था, ठीक है,
उसने कहा कि मैं रिवॉल्वर साफ़ कर रहा था और एक्सीडेंटली ये एक दुर्घटना है कि गोली चल गई और इसको लग गई। ठीक है, अब जब कोर्ट के अंदर केस आया, ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या पाया कि देखो कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी मतलब दुर्घटना से मौत हुई है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, जैसे गोली चल गई, कोई रिवॉल्वर साफ़ कर रहा है, तो फिर वो गोली चलने से पहले थाने के अंदर फ़ोन क्यों करेगा घबरा कर? ठीक है, तो मतलब महिला की जान को खतरा था। अगर एक्सीडेंट होता तो फिर महिला को पहले कैसे पता चल गया? तो मतलब पति ने मर्डर किया था उसका, ये माना किया। इस चीज़ को आप क्या कहोगे? रेस जस्टिस भाई, थाने के अंदर फ़ोन करना या पुलिस के साथ बात करना, उसने कुछ नहीं बताया था पुलिस को कि मेरी जान को खतरा है या पति मेरा मारने वाला है या कुछ ऐसा, तो वहाँ उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर रेस जस्टिस का नियम अप्लाई किया गया। रेस जस्टिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे तथ्य जो विवादक नहीं है, भाई देखो फ़ोन करना ये कोई विवादक तथ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ है, अगर वो एक स्टोरी बना रहा है कि महिला का फ़ोन आता है, घबरा कर वो बात करती है, उसके बाद फ़ोन कट जाता है, उसके घर में पहुंचा जाता है, तो तब उसकी हत्या हो चुकी होती है। ठीक है, महिला की मृत्यु हो चुकी होती है। बाद में व्यक्ति ये कहता है कि साहब ये एक्सीडेंट था, तो एक्सीडेंट था तो महिला को पहले कैसे पता चला? तो ये क्या है? रेस जस्टिस। ठीक है, और भी इसके कई केस हैं, जैसे अब्दुल का केस था। इसके अंदर क्या था कि एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी और जिसका गला काट दिया गया था, और उसका जो आप कह सकते हो कि बोलने की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी, मरने वाली थी जैसे भी। तो लास्ट में उसकी मदर ने हॉस्पिटल में उसने कहा कि तुम बोल तो सकती नहीं। अगर लाइट आ गई, ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे कैसे चलेगा? अगर वो लाइट है क्या? अगर लाइट गेड़ी है क्या? मतलब घटना से पहले और घटना के बाद जो कुछ भी होता है वो रेस जस्टिस के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है बाय पॉइज़न। घर के अंदर उसको किसी ने जहर दे दिया, पॉइज़न दे दिया, जहर दे दिया, उसकी डेथ होगी। ठीक है, अब मान लो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पता चलता है कि एक नौकर ने, उस घर के नौकर ने 2 दिन पहले जहर खरीदा था मार्केट से। ठीक है, तो देखो जहर खरीदना कोई फैक्ट इन इशू नहीं है, ठीक है, विवादक तथ्य नहीं है, इससे कोई विवाद पैदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को उस स्टोरी के साथ जोड़ा जाए
उस स्टोरी के साथ जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएगा, रेस जस्टे। मतलब एक स्टोरी के साथ जोड़ा जाए तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ सीधी सी बात है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जहर लेने से हुई है और ये जहर इस नौकर ने, इसके घर के नौकर ने खरीदा था 2 दिन पहले। तो इसको साथ में लेकर चला जाए, जोड़ा जाए तो वो क्या एक ट्रांजैक्शन बनाता है, एक स्टोरी बनाता है, एक सेम व्यवहार बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि हाँ चोर ने ही जहर दिया, सॉरी नौकर ने ही जहर दिया। जैसे जावेद आलम, ठीक है, और वर्सेस छत्तीसगढ़ का ये केस था। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो रेस जस्टे है वो सुनी सुनाई बात का एक अपवाद है। सुनी सुनाई बात का वो एक अपवाद है। कैसे कि जैसे कि एक केस आया था जिसके अंदर क्या था कि एक व्यक्ति था, सड़क पर जा रहा था, ठीक है, और पीछे से एक ट्रक आया, उसको कुचल कर चला गया। ठीक है, वो कुचल कर उसको चला गया, ठीक है, और पीछे से उसकी वाइफ जो महिला थी वो आई, उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि उस ट्रक ने मुझे कुचला है। ठीक है, तो इस बात को उसने सुना महिला ने, और आफ्टर डेथ उसको कोर्ट के अंदर वो स्टेटमेंट दी। तो यहाँ पर ये देखने में क्या लगता है सुनी सुनाई बात, क्योंकि महिला ने खुद उस चीज़ को नहीं देखा था, ना ही उस घटना के मतलब डायरेक्टली ना तो उसने देखा था ना सुना था, कुछ भी नहीं था। उसके पति ने कोई बात कही थी कि हाँ मुझे ये ट्रक वाला कुचल के किया है, तो इसको भी रेस जस्टिस के अंदर माना किया। रेस जस्टिस क्या है, हेरसे का अपवाद है, हेरसे का अपवाद है। सुनी सुनाई बात पर न्यायालय विश्वास नहीं करता, लेकिन हेरसे का एक्सेप्शन है रेस जस्टिस। ठीक है, जैसे अब्दुल का केस था, ठीक है, इसके अंदर क्या था कि एक घर के अंदर एक लड़की का गला काट दिया जाता है, उसका वोकल जो आप कह सकते हो वो बंद हो जाता है, जैसे वो बोल नहीं पाती, ठीक है, आवाज़ उसकी बाहर नहीं आ पाती। तो हॉस्पिटल में है, तो उसकी मदर उससे पूछती है कि तुझे किसने मारा, अब बोल नहीं सकती। वो कहती है कि मैं घर वालों का नाम लूँगी एक एक करके, अब जिसने तुझे मारा है उस समय मुझे तुम इशारा कर देना, हाथों से बता देना। अब उसने एक एक करके नाम लिए, जैसे अब्दुल का नाम आया तो उसने हाथ पर मतलब इशारा किया, जैसे हाथ पिंच किया, जैसे भी। तो इस चीज़ को क्या माना गया, रेस जस्टिस। मतलब जो घटना से पहले और घटना के बाद और घटना के समय जो भी चीज़ें हुई हैं वो एज ए एविडेंस इसके अंदर आएंगी, तो पहले क्या माना जाता था, पुरानी धारणा थी वो क्या थी कि घटना के समय जो कुछ होता है वही रेस जस्टिस के अंदर आते हैं, उसके बाद जो कुछ होगा वो रेस जस्टिस के अंदर नहीं आएंगे। जैसे घटना के समय जो कुछ होगा वही रेस जस्टिस के अंदर आएगा। जैसे कि एक केस था जिसके अंदर मान लो भी दो आप कह सकते हो कि मियाँ बीबी या लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रह रहे थे, वो विदेशी केस है ये पुराना। तो इसके अंदर क्या था कि दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, मारपीट पर बात आ गई। तो जो आप कह सकते हो वो आदमी था उसने उस महिला का गला काट दिया, ठीक है, मतलब पूरे तरीके से नहीं कटा, वो भाग गई अपनी जान बचाकर जैसे भी है, ठीक है, वो भाग रही थी, रास्ते में उसकी कोई रिश्तेदार मिली तो उसने कहा कि उस व्यक्ति ने मेरा गला काटा है, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको एज एविडेंस नहीं माना, उस लेडीज़ के स्टेटमेंट को क्यों नहीं माना, कोर्ट ने कहा कि ये घटना के समय नहीं हुआ था, घटना के समय नहीं हुआ था, घटना के बाद हुआ था, घटना के बाद की स्टेटमेंट है। घटना कहाँ हुई थी, उसके घर पर, उस समय कोई देखता कोई सुनता तो वो रेस जस्टिस के अंदर आता, लेकिन इसको नहीं माना। लेकिन बाद में कंसेप्ट बदला, ठीक है, धारणा बदली और कहा जाने लगा चाहे घटना के समय हो, चाहे कोई बात घटना के बाद की हो, चाहे उससे पहले की हो, वो सारी रेस जस्टिस के अंदर आती है, ठीक है, रेस जस्टिस के अंदर आती है। मतलब रेस जस्टिस क्या है, घटना से पहले, घटना के समय, घटना के बाद जो बातें हुई है, ठीक है, जो कार्य हुए हैं, ठीक डन, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो कार्य हुए हैं वो रेस जस्टिस के अंदर आते हैं, वो रेस जस्टिस के अंदर आते हैं किसी भी तरीके से। तो उनको मिलाकर अगर इकट्ठा किया जाए तो वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जिससे लगता है कि हाँ भी एक एविडेंस के रूप में एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ए और बी के बीच में
कोई झगड़ा है, ठीक है, तो ये पूर्व का आचरण आप कह सकते हो। झगड़ा है, लड़ाई है, दुश्मनी है, एक दूसरे को दुश्मनी मतलब चेतावनी भी देते हैं वो, और धमकी भी देते हैं, तुझे देख लूँगा, तुझे मार दूँगा, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या होता है कि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, मान लो किसी ने काट दिया उसको, ठीक है। उसके बाद शक किस पर जाएगा, मतलब दूसरे बंदे पर। मान लो बी मरा है तो ए पर जाएगा कि उसने मारा हो सकता है। अब यहाँ पर ए का जो कंडक्ट है बात का, वो क्या है कि वो, ठीक है, वो वहाँ से गायब हो जाता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब चार बंदे बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जिसने मारा है बी को, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है। इतना सुनते ही ए वहाँ से रफू चक्कर भाग जाता है जंगल की ओर से। तो देखो, जंगल की ओर भागना या किसी के साथ कोई दुश्मनी होना, तो ये बातें सिद्ध नहीं करती कि आपने मर्डर किया। लेकिन अगर सारी स्टोरी को जोड़ा जाए, कड़ी के साथ जो कड़ी जोड़ा जाए, तो वहाँ से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है। यही रेस जस्ट है। ये हेरसर का क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। वे तथ्य जो विवादक तथ्य के प्रसंग हेतु परिणाम, ओकेशन कोज इफेक्ट है। यहाँ पर एक दे रखी है प्रॉब्लम कि क्या ए ने बी को लूटा। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट की थोड़ी देर पहले जो था, बी था, अपने कब्जे में धन लेकर मेले में आया था और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया था और उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया था, ठीक है। ये क्या है, ये पहले की स्थिति है, ठीक है, पहले की स्थिति है कि कोई व्यक्ति आया, उसने दिखाया कि मेरे पास धन है, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दे रखी है कि इस प्रकार जहाँ ये प्रश्न हो कि क्या ए ने बी की हत्या की है, तो उस स्थान पर जहाँ पर मर्डर हत्या की गई है, ठीक है, या उसके नज़दीक क्या है कि निशान मिलते हैं लड़ाई झगड़े के, गुत्थम गुत्ता हुए के, तो वो सारे क्या हैं, एज एविडेंस माने जाएंगे, एज एविडेंस माने जाएंगे। हेतु, तैयारी और पूर्व और पश्चात का आता। हेतु क्या होता, मोटिव। मोटिव मतलब इंटेंशन से पहले की अवस्था को क्या कहा जाता है, मोटिव। मोटिव क्या है कि आपके मन के अंदर कोई भावना है भी, मैं, जैसे आप किसी से मतलब ईर्ष्या करते हो या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, वो आपका मोटिव है, ठीक है। अब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप क्या है, उसको मारना चाहते हो या पीटना चाहते हो, ठीक है, ये इरादा बनाया, तो ये क्या बन गया, इंटेंशन, ठीक है। तो मोटिव भी इसके अंदर आता है। और प्रिपरेशन, तैयारी, तैयारी भी इसके अंदर आता है। तैयारी क्या है, मान लो भी एक घर के अंदर किसी की पॉइजन लेने से मृत्यु हो गई, ठीक है, मतलब मर्डर ही एक प्रकार का। लेकिन वहाँ पर मान लो भी उस घर के अंदर किसी व्यक्ति ने मान लो कि थोड़े दिन पहले ही जहर खरीदा था मार्केट से, तो देखो मार्केट से जहर खरीदना क्या है, कोई अपराध नहीं, लेकिन उस घटना के साथ जोड़ा जाए तो माना जाएगा उसी व्यक्ति ने जहर दिया, उस पर शक आएगा। जैसे आप मार्केट से लोहे का कोई सामान खरीदते हो, जैसे रस्सी खरीद ली या कोई आपने कुछ और खरीद लिया, जैसे रस्सी खरीद ली, ठीक है, रस्सी खरीदी है, ठीक है, नई रस्सी खरीदी है मार्केट से, ठीक है, उसके एक दिन बाद ही उस, ठीक है, उस घर के अंदर किसी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब रस्सी जिसने खरीदी है उसके ऊपर शक जाएगा कि हो सकता है इसने उसका मर्डर किया हो और दिखाने के लिए फांसी बना दिया हो भी, हाँ भी उसने सुसाइड किया है, ठीक है। तो ये पूर्व का आचरण। पश्चात का आचरण क्या होता है, बाद का, घटना के बाद का, घटना के बाद का। मान लो कि घटना होने के बाद जिस पर शक होता है या जो इन्वॉल्व होता है, उसका जो कंडक्ट है वो भी रेस जस्टिस के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति पर शक था कि इसने मर्डर किया हो सकता है, या ये लिंक इसका किसी न किसी प्रकार से इस मामले से लिंक है, कोई संबंध है, तो वहाँ पर अगर मान लो भी आप बात कर रहे हो कि हाँ भी पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी जिसने उस व्यक्ति को मारा, मर्डर किया है, ठीक है, और इस बात को वो व्यक्ति सुनता हो जिस पर शक, तो वो भागेगा वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, वो जंगल की तरफ भाग गया। तो उसका ये क्या है, ये बाद का आचरण। घटना के समय, घटना से पहले, घटना के बाद जो कुछ हुआ, एनी एक्ट डन, थिंक डन, कार्य जो किए गए हैं वो रेस जस्टिस के अंदर आता है,
ठीक है। तो रेस्ट जस्टिस के अंदर क्या डेफिनेशन थी कि तथ्य फैक्ट जो विवादक नहीं है, विवादक तथ्य से फैक्ट इन इशू से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक ट्रांजैक्शन के भाग बन गए हैं, ठीक है, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो वो क्या है, रेस्ट जस्टिस। क्लियर हुआ? रेस्ट जस्टिस सबसे टिपिकल क्वेश्चन, जो कुछ भी किया गया घटना से पहले, उस समय या बाद में, तो वो सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन क्या होता है, ठीक है, कन्फेशन क्या होता है, इन पर क्वेश्चन आता है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, इसको बताइए। एडमिशन के बारे में सेक्शन 17 बताता है। एडमिशन मतलब एडमिट करना। स्वीकृति, ठीक है, वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करे, इंगित करता हो, जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जो ऐता सिम्न पश्चात वर्णित है। एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिट करना, स्वीकार करना किसी फैक्ट को, ठीक है, चाहे आप बोलकर कर रहे हो, चाहे आप लिखकर कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, एडमिशन। एडमिशन, ठीक है, जैसे कि ए द्वारा बी के विरुद्ध ऋण वसूली का वाद लाया गया। बी की जो रिकॉर्ड बुक थी उसके अंदर ये लिखा गया कि उसने ए से पैसा लिया है, तो ये क्या है, ये इस बात की एडमिशन है कि ए ने बी से पैसा लिया है, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर बी द्वारा ये कहा जाता है कि उसके द्वारा ए से ऋण लिया गया है, तो ऋण की स्वीकृति होगी, क्योंकि ये ऐसे कहकर वह अपने दायित्व को स्वीकार करता है। किसी फैक्ट को स्वीकार करना, हाँ साहब मैंने ऐसे किया था, मैंने इसको पैसे दिए थे, हाँ साहब मैंने इससे पैसे लिए थे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल ये स्वीकार करता है कि उसने किसी कागज़ पर बिना देखे कि वे क्या है साइन किए थे, तो इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसने उस कागज़ के अंदर जो चीज़ें लिखी है उसको स्वीकार कर दिया। ये नहीं कि कहीं भी आप साइन कर देते तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उन चीज़ों को आपने एडमिट कर दिया। उसकी नॉलेज भी होनी ज़रूरी होती है, उसकी नॉलेज भी होनी ज़रूरी होती है। बिना देखे साइन किया या किसी ने धोखे से करवा दिए तो मतलब ये थोड़ा एडमिशन है। उन फैक्ट्स का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एडमिशन मतलब एडमिट करना, किसी चीज़ को, तथ्य को स्वीकार करना, चाहे ओरल हो चाहे वो रिटन हो। तो ये दो प्रकार से होता है। एक है न्यायिक, जुडिशियल एडमिशन, ये कहाँ होता है, न्यायालय के सामने, ठीक है, न्यायालय के समक्ष की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, न्यायिक स्वीकृति। एक होती है न्यायोत्तर स्वीकृति, एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है, जो कोर्ट के आप बाहर करते हैं, कोर्ट के बाहर करते हैं, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति पारिवारिक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो कुछ सेटलमेंट हुआ है वो ठीक है, तो इसको न्यायोत्तर कहा जाता है। तीसरा है बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट भी आपका आचरण ऐसा है कि आपने किसी फैक्ट को स्वीकार कर लिया, किसी चीज़ को, मतलब किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को मान लिया है। जैसे मैन बनाम मैन, इसमें क्या आता है कि एक महिला थी, उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया किसी स्कूल के अंदर, और पिता का जो जहाँ नाम लिखा जाता है, उसका व्यवसाय लिखा जाता है, उसको खाली छोड़ दिया, उसको खाली छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये फैक्ट क्या प्रूव करता है, ये तथ्य क्या प्रूव करता है कि जो बच्चा है वो अवैध है, इलेजिटमेट है, ठीक है, पिता का नाम नहीं लिखा, तो मतलब इस चीज़ को उसने बाय कंडक्ट, उसने बोल कर नहीं कहा, लिख कर नहीं कहा, लेकिन उसने आचरण ऐसा किया जहाँ से ये चीज़ प्रूव हो रही है। अब इसका इफेक्ट क्या है, कहते हैं स्वीकृतियाँ, एडमिशन हमेशा स्वीकृति के विरुद्ध प्रभाव स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध प्रभाव रखती है जब तक कि उनके बारे में कोई अन्य युक्त स्पष्टीकरण ना हो। आपने किसी फैक्ट को मान लिया तो वो आपके अगेंस्ट ही है, ठीक है। जैसे आपने कह दिया कि हाँ साहब मैंने उसके पैसे देने हैं, हाँ साहब मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, मेरे पर इतना कर्जा है और उससे मैंने इतना लिया था, तो मतलब वो आपके अगेंस्ट ही मानी जाएगी। स्वीकृति कौन कर सकता है, सीधी सी बात, पार्टी,
ठीक है, पार्टी के एजेंट, ठीक है, जो प्रतिनिधिवाद में बात करता, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी विषय वस्तु में, जो हितवद व्यक्ति है, इंटरेस्टेड है, उसके द्वारा की जा सकती है। उसके बाद आता है कन्फेशन, ठीक है, कन्फेशन कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 24 में, 24 में। इसका मीनिंग क्या है कि अक्यूज द्वारा की गई स्वयं स्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उनके किए जाने के बारे में न्यायालय को ये लगता है कि वह अक्यूज के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, इंड्यूसमेंट, धमकी, ठीक है, या वचन, प्रॉमिस द्वारा करवाई गई, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई अक्यूज्ड, ठीक है, क्या करता है? दांडिक कार्रवाई क्या करता है कि अपने अपराध को कबूल कर रहा है या ऐसे फैक्ट को कबूल कर रहा है जिनसे मिलकर अपराध बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट उसकी क्या कहलाएगी? कन्फेशन। मतलब अपने अपराध को कबूल करना, लेकिन विदाउट किसके होने चाहिए? उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के बिना होनी चाहिए, ठीक है। भाई किसी ने आपको इंड्यूस किया, धमकी दी, प्रॉमिस लिया, फिर आप कन्फेस कर रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। मतलब किसी एक्यूज द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना कि हाँ साहब मैंने चोरी की है, डकैती की है, हत्या की है, लूट की है, ठीक है, और वो या फिर ऐसे फैक्ट्स को स्वीकार करना जिनसे मिलकर अपराध बनता है। या फिर वो कहता है कि साहब मैं इसके घर पे गया था, ये नहीं था, और इसकी गैर हाजिरी में, ठीक है, मैं ये सामान उठा के ले आया, अभी कौन सा कोई व्यक्ति देख रहा है। तो इन चीज़ों से मिलकर कौन सा अपराध बन रहा है? चोरी। तो चोरी के लिए मान लो भी उसने कन्फेशन की। कन्फेशन हमेशा किसके सामने होगी? मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कन्फेशन माना जाता है क्या? पुलिस अधिकारी के सामने, ठीक है, नहीं माना जाता, ठीक है। कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होती, ठीक है। पुलिस अधिकारी के सामने की गई कन्फेशन नहीं मानी जाती। पुलिस कस्टडी के अंदर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है, अपने अपराध को कबूल करता है, तो मानी जाती है? नहीं मानी जाती, ठीक है। किसी को उत्प्रेरणा, धमकी या किसी से वचन लिया गया, क्या वो कन्फेशन मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, डरा धमका कर, ठीक है। जब भी मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के सामने कन्फेशन कोई एक्यूज्ड करता है, स्वयं स्वीकृति, अपने अपराध को कबूल करता है, तो न्यायालय उसको वार्न करता है कि देखो तुम करने के लिए बाइंडिंग नहीं हो, बाध्य नहीं हो, ठीक है। अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारे विरुद्ध ही हम काम में लेंगे, इसलिए तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम फ्री कंसेंट से करो, ठीक है। तो ये इसके नियम है। दूसरी बात, पुलिस अधिकारी के सामने की गई कन्फेशन नहीं मानी जाती, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि जितनी प्रूव हो चुकी है उतनी मानी जाएगी। जैसे पुलिस अधिकारी के सामने कहते हो कि साहब मैंने किसी का मर्डर किया है, तो वो कन्फेशन के अंदर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी है, ठीक है, नहीं मान सकते। लेकिन आपने ये बताया कि मैंने यहाँ पर व्यक्ति को मारा था और चाकू यहाँ पर पड़ा है और उसकी बॉडी यहाँ पर मैंने दफना दी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ जहाँ आपने कह रखा है वहीं वहीं उसको चाकू, छुरा या वो क्या नाम, सारी चीज़ें, बॉडी सब मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब जितना प्रूव हो चुका है उसको काम में लिया जा सकता है, जितना प्रूव हो चुका है उसको काम में लिया जा सकता है। अब उसके बाद आता है कन्फेशन कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है? वही जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल क्या है भाई? अपराध को कबूलना, किसके सामने? न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? न्यायालय से बाहर, न्यायालय से बाहर आप किसी अपराध को कबूल करते हो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। जैसे नींद में बड़बड़ाना, आप नींद में बड़बड़ा रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ उसको मैंने ही मारा था, यहाँ चोरी मैंने ही की थी, तो अपराध को तो कबूल कर रहे हो, ठीक है। अब अपराध को तो कबूल कर रहे हो, लेकिन कर कहाँ रहे हो? घर पर, ठीक है, घर पर कोई व्यक्ति जाग रहा होगा, उसने सुन लिया, तो वो क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, ठीक है। तो ये है। तो कन्फेशन दो प्रकार की, एक तो न्यायिक और एक है आप कह सकते हो न्यायोत्तर, एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। तो
तो ये हो गया आपका एडमिशन और कन्फेशन। उसके बाद संपूर्ण कन्फेशन पर विचार किया जाना जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, कि कन्फेशन के बारे में, ठीक है, सहज स्वीकृति के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि सहज स्वीकृति के कथनों का या तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से अस्वीकार, ठीक है। भाई उसमें से कोई बात काट कर, ठीक है, उसको काम में नहीं ले सकता न्यायालय, ठीक है। जैसे आपने कन्फेस किया न्यायालय के सामने और कहा कि साहब हाँ मैंने उस व्यक्ति का मर्डर किया था, उसको मारा था, लेकिन जिस समय मैंने मारा था उस समय मेरी जो मानसिक स्थिति थी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं पागल था, ठीक है, पागलपन का मुझे दौरा पड़ा था, ठीक है। अब देखो आपने दो चीज़ों को माना है। पहली चीज़ क्या है कि आपने मर्डर किया, दूसरी चीज़ क्या है कि आप उस समय पागल थे। अगर पागल व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम नहीं है, आईपीसी सेक्शन 84, ठीक है। और मर्डर किया है 302, ठीक है, हत्या उसकी सज़ा, लेकिन 84 बचा लेगा। अब न्यायालय क्या केवल उस कन्फेशन को काम में ले सकता है कि हाँ भाई हाँ इसने कहा है कि मैंने उसको मारा है, बस इतना ही काम में लेंगे। अब जो चीज़ उसको बचा रही है, जो स्टेटमेंट, ठीक है, हाँ उसको बाद में प्रूव भी करना पड़ेगा बाय मेडिकल या कुछ और, वो बात अलग है, ठीक है। तो जो चीज़ उसको बचा रही है तो उसको आप काम में नहीं ले रहे, काम में नहीं ले रहे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरी की पूरी काम में ली जाएगी या पूरी की पूरी डिनाई की जाएगी। उसका कोई एक पार्शली पार्ट आप कह सकें, पार्शली उसको यूज़ में नहीं लिया जा सकता, उसका एक हिस्सा यूज़ में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। जैसे केस था जसवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें अक्यूज़ द्वारा ये कहा गया था कि जब उसकी पत्नी द्वारा बच्चों की हत्या की गई, ठीक है, जब उसकी पत्नी द्वारा बच्चों की हत्या की गई और उसके बाद स्वयं ने आत्महत्या कर ली, उस समय वह कमरे में था। न्यायालय ने कहा कि केवल उस भाग को शेष से काट कर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह घटना के समय वहीं उपस्थित था, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या एक सह अभियुक्त की कन्फेशन दूसरे अभियुक्त पर प्रभाव डालती है। सामान्यतः नियम तो यही है कि अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक, 1872 कि सेक्शन 30 इसका एक्सेप्शन, 30 इसका एक्सेप्शन, ये क्या कहती है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के अंदर जॉइंटली रूप से ट्रायल के अंदर हो तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली कन्फेशन को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी कन्फेशन को अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे कन्फेशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। मान लो कि चोरी के आरोप में दो व्यक्ति पकड़े गए, ठीक है, एक ने तो मतलब मान लिया, एक तो कन्फेस करता है कि साहब हाँ साहब मैंने चोरी की थी, और साथ में ये भी कहता है कि मेरे साथ ये व्यक्ति भी था, दूसरा भी था, बी भी था। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो क्या बी के विरुद्ध ये मानी जाएगी? हाँ जी, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। तो क्या बी के विरुद्ध ये मानी जाएगी? तो बी के विरुद्ध न्यायालय काम में ले सकता है, ठीक है, बी के विरुद्ध न्यायालय काम में ले सकता है, लेकिन इसके लिए भी नियम है कुछ, ठीक है। केवल कहने से, एक अपराधी के कहने से कि साहब हाँ मैंने क्राइम किया था, मैं तो था, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ, ठीक है, ऐसे, और ये दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ था, ऐसे कहने से दूसरे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, केवल इस आधार पर भी पहले ने कह दिया। इसके लिए अदर एविडेंस भी होने चाहिए। हो सकता है कि पहला व्यक्ति जो मतलब फंसा रहा हो दूसरे व्यक्ति को, तो अदर एविडेंस भी होने चाहिए, ठीक है, अदर एविडेंस भी होने चाहिए जो उसके सपोर्ट के अंदर हो, जहाँ से लगता हो, ठीक है, जहाँ से लगता हो कि हाँ दूसरे व्यक्ति ने भी क्राइम किया था और वो उसके साथ, तो अदर एविडेंस भी होने चाहिए। तो ये है को अक्यूज्ड की, आप कह सकते हो, कन्फेशन, को अक्यूज्ड की कन्फेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मृत्युकालीन कथन, मृत्युकालीन घोषणा, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32।
तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन, धारा 32। ठीक है, एक नियम है 32 धारा के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक नियम है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या, उसके बारे में बताइए। मृत्युकालीन कथन, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस धारा में ऐसे व्यक्तियों की एविडेंस को सुसंगत माना गया है जो मर चुके हैं। भाई ऐसे व्यक्ति इसके अंदर शामिल किए गए हैं जो पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, मरने से पहले या गायब होने से पहले या कुछ भी, जो पहले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। ठीक है, और बाद में किसी कारण से वो न्यायालय में नहीं आ सकते, चाहे वो मर चुके हैं, मिल नहीं सकते या इनकम्पिटेंट हैं, मतलब वो पहले वाली स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो उनकी द्वारा जो पहले स्टेटमेंट दी गई थी उसको काम में लिया जा सकेगा एज ए एविडेंस। तो वो व्यक्ति कौन कौन से हैं? जो मर चुके हैं। अब मर गया बंदा, वो आ नहीं सकता। ठीक है, जब मिल नहीं सकते, अब वो मतलब गुम होने से पहले कोई स्टेटमेंट दे गया तो उसको एज ए एविडेंस माना जा सकता है। ठीक है, या साक्ष्य देने में क्या है, इनकम्पिटेंट हो गए, वे पहले ठीक थे फिजिकली, अब हैंडीकैप हो चुके हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कोमा में चले गए मान। ठीक है, और जिनकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपावत नहीं की जा सकती। ठीक है, और कोर्ट को रीजनेबल नहीं लगता। ठीक है, तो फिर उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट पहले दी गई है उसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, और उसमें से एक है मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस ट्रांजैक्शन की किसी भी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, और मामले में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या हो, प्रश्न कर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दी। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कोई स्टेटमेंट दी गई। ठीक है, और वो स्टेटमेंट किसके बारे में हो, अपनी मृत्यु के कारण के बारे में। ठीक है, कारण के बारे में हो, या उस ट्रांजैक्शन मतलब उस सहव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में हो, किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई, जिसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी मौत। और न्यायालय के अंदर क्वेश्चन क्या हो कि वो बंदा मरा कैसे। अब मैं इजी वे में समझा देता हूँ कि मान लो भी एक व्यक्ति, देखो नॉर्मल डेथ तो होती है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, उसमें तो कोई मुद्दा नहीं विवाद में। एक व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध तरीके से हुई, सस्पेक्टेड, मतलब हो सकता है कि किसी ने हत्या की हो या कुछ ऐसा। ठीक है, वहाँ पर कोर्ट क्या पूछता है कि मरने से पहले। ठीक है, अब कोर्ट को ये पता लगाना है कि वो बंदा मरा कैसे, उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो न्यायालय वहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज करेगा कि हाँ भैया, ये मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दे गया था क्या। ठीक है, स्टेटमेंट दे गया था क्या, कुछ बोल गया था क्या, कुछ मतलब इशारा कर गया था क्या, किसके बारे में, अपनी मौत के बारे में कुछ बता गया था क्या। अगर वो कोई स्टेटमेंट दे के गया है तो उसको क्या माना जाएगा, मृत्युकालीन कथन, मृत्युकालीन कथन। ठीक है, एक व्यक्ति की हत्या हुई, मतलब संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हुई। ठीक है, हत्या भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि बंदे की मृत्यु कैसे हुई, उसकी डेथ कैसे हुई, नेचुरल है या कैसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना है या क्या है, या किसी ने मारा है। तो वहाँ पर कोर्ट क्या पूछेगा कि हाँ कोई स्टेटमेंट या कुछ ऐसा। ठीक है, मरने से पहले अगर वो दे गया है अपनी मौत के कारण के बारे में, ठीक है, मेरी मौत ऐसे हुई है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है, कि एक जैसे कि प्रॉब्लम दे रखी है कि जहाँ की प्रश्न ये हो कि ए की हत्या बी द्वारा की गई थी, अथवा ए की मृत्यु किसी सहव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई जिसके अनुक्रम में उससे रेप किया गया था। प्रश्न ये है कि क्या बी द्वारा उससे रेप किया गया था, अथवा प्रश्न ये है कि क्या ए बी द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि ए की विधवा द्वारा बी पर केस लाया जा सकता है। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में ए द्वारा किए गए कथन, ठीक है, कि बी की मर्डर के बारे में, रेप के बारे में, तो ये क्या है, ये डाइंग डिक्लेरेशन, ये डाइंग डिक्लेरेशन। जैसे कि मान लो
एक बंदा रास्ते में पड़ा हुआ है। अब यहाँ तो मतलब काफ़ी इसको मुश्किल कर रखा। देखो, एक आप सड़क पर जा रहे हो, एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है, जख्मी हालत में, ठीक है, उसको किसी ने मतलब मारा है, ठीक है, तलवारों से मारा है या गोली मारी है, कुछ भी है ऐसा, तो वहाँ पर आप उससे जाके क्या पूछोगे कि हाँ भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और वहाँ पर वो बता दे कि हाँ मुझे फलाने फलाने बंदे ने मारा है, ठीक है, और उसके बाद वो मर जाए, ठीक है। अब जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है, हत्या का मामला है, तो न्यायालय पूछेगा ना ये मरने से पहले कोई ये स्टेटमेंट देकर गया था क्या, तो उस स्टेटमेंट को जो आपको उसने बताई, ठीक है, चाहे ये सुनी सुनाई बात है, क्योंकि आपने सीधा उसको मरते हुए या मारते हुए नहीं देखा, फिर से है ये, लेकिन ये डाइंग डिक्लेरेशन माना चाहिए कि हाँ साहब मेरे सामने क्या किया था, इस व्यक्ति को इसने मारा, ठीक है। तो ये क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन जैसे एक केस आपको पहले करवाया था रेस्ट जस्टिस के अंदर, उसमें क्या था, एक लड़की की मान लो भी एक फैमिली के अंदर कोई विवाद होगा तो उसका गला काट दिया गया, ठीक है, गला काट दिया गया, तो जो उसका वोकल पॉइंट होता है वो ख़त्म हो गया, मान लो वो बोल नहीं सकती। तो वहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसकी माता द्वारा पूछा गया कि तुझे किसने मारा, बोल नहीं सकती फिर, तो वो कैसे बताएगी। तो वहाँ पर क्या है कि उसकी माँ ने कहा कि हाँ भी मैं नाम लेती हूँ फैमिली मेम्बर्स का, अब आप उसमें से अगर तुझे को कोई लगता है तो मुझे इशारा कर दे। तो उसने एक एक करके नाम लिए 4-5 के, जैसे ही उस अपराधी का नाम आया उसने इशारा कर दिया कि हाँ इसने मारा है, ठीक है। अब उसके बाद चाहे उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो फिर उस स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इंडियन और इंग्लिश लॉ के अंदर दोनों जो लॉ है उनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। जैसे इंग्लिश लॉ है, ठीक है, आंगल विधि है, उसके अंदर क्या बातें होनी जरूरी है डाइंग डिक्लेरेशन में। पहली चीज़, कथन करने वाला व्यक्ति मृत्युशैया पर और डाइंग डिक्लेरेशन डेथ बेड पर हो, मृत्युशैया पर हो, और उसको पूरी संभावना हो कि वो मरने वाला है, ठीक है, और जीवन की आशा उसकी पूरे तरीके से मतलब ख़त्म हो चुकी होगी, मैं बचूंगा नहीं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट दे तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसकी कोई भी कारण हो सकता है कि मान लो भी किसी ने मारा या कुछ ऐसा, ठीक है, और मरने से पहले अपनी मौत का कारण बता गया कि इस व्यक्ति ने मारा है, उसके बाद मर गया। बस यहाँ पर स्टेटमेंट देना और उसके बाद मरना ही सफिशिएंट है। हाँ, मृत्युशैया पर होना, डेथ बेड पर होना ये जरूरी नहीं है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाएगा। जैसे कि मान लो एक केस आया था, उसके अंदर क्या था कि एक घर के अंदर डकैती होती है, एक महिला थी वहाँ पर, उसके घर में डकैती होती है। डकैत क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि जब डकैती होती है तो मारपीट भी हो सकती है, तो उस महिला को पीटते हैं पूरी तरीके से, बाद में वो मतलब डकैती करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। तो महिला फिर जख्मी हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस आती है, उसको स्टेटमेंट देती है कि साहब हाँ हमारे घर में डकैती हुई थी और ये डकैत आए थे और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, ठीक है, और उसको मरने की कोई संभावना नहीं थी, वो ठीक थी, लेकिन उसकी मौत हो गई उसके बाद। तो उस स्टेटमेंट को क्या माना गया, डाइंग डिक्लेरेशन। क्या वो डेथ बेड पर थी? नहीं थी, चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में ये नियम है, ठीक है। तो अनिवार्य शर्तें क्या है, पहली चीज़ है कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। पहली चीज़ क्या है कि जिसने स्टेटमेंट दी है उसकी मौत का होना जरूरी है, ठीक है, मौत मृत्यु हो जाना, ठीक है, कि कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो उसके कथन को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, बुरी हालत में है, मरने वाला है, किसी ने इसको मारा, उस समय उसने स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भैया मुझे श्याम सिंह ने मारा है, कह दिया, ठीक है। अब उसकी मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा, मरता है या नहीं मरता, ठीक है। अगर मर गया तो वो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसे वो रेलेवेंट माना जाएगा एज एविडेंस। अगर वो नहीं मरता तो फिर उस
उस स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा, उसको फिर कोर्ट में आना पड़ेगा स्टेटमेंट करने के लिए, उसको फिर नहीं माना जाएगा, मौत का होना जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, कथन जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में हो, मृत्यु के कारणों से संबंधित हो, कि मेरी मौत हुई कैसे, मृत्यु के कारणों से संबंधित हो। जैसे एक लड़की थी, ठीक है, उसके साथ रेप हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने मतलब आप कह सकते हो प्रेशर के अंदर आकर अपने शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगाई, ठीक है, और इसमें बलात्कार के संबंध में किए गए स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं माना, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ के बयान लिए गए तो उसने कहा कि हाँ साहब मेरे साथ इस व्यक्ति ने रेप किया, उसके बाद उसने तेल छिड़क के आग लगा ली। अब क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन है? डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट किसके बारे में दी थी, रेप के बारे में, ठीक है, ना कि मृत्यु के कारण के बारे में, ठीक है, तो इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना। इसी प्रकार एक अन्य मामले में एक लेडीज़ के साथ रेप किया गया था, ठीक है, और 2-3 दिन बाद उसने सुसाइड कर ली। इसमें रेप के संबंध में किए गई स्टेटमेंट जो हुई थी उसको रेलेवेंट नहीं माना, क्योंकि रेप जो था वो मौत का कारण नहीं था, मौत का कारण क्या था, सुसाइड, ठीक है, तो इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना गया। तीसरी चीज़ है सह व्यवहार की परिस्थितियाँ ऐसी होना जिसका परिणाम मृत्यु। जरूरी नहीं कि आप ये कहो कि हाँ भी, ठीक है, कि हाँ मुझे इसने मारा है, या मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जिसका रिजल्ट मौत निकले। जैसे कि एक महिला के घर में डकैती होती है, ठीक है, और डकैती के दौरान उसको चोटें आती है और मरने से पहले वो ये सारी स्टोरी पुलिस को बता देती है किसी व्यक्ति को कि हाँ मेरे घर में डकैती हुई थी, ठीक है, और डकैती के दौरान मुझे पीटा गया, ठीक है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में। अब वो पीटा गया, वो उसके बारे में स्टेटमेंट दे रही है, तो वो क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो उसका रिजल्ट निकला, जो चोटें थी वो उसका रिजल्ट क्या निकला, मौत, मृत्यु निकला, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़, मृत्यु का प्रश्न विचाराधीन होना, मृत्यु का प्रश्न विचाराधीन होना, जहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हो कोर्ट के सामने कि बंदा मरा कैसे, उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो वहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन काम भी दी जाएगी, ठीक है, मृत्यु का क्वेश्चन अराइज होना। तो सीधी सी बात है, डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति मर गया स्टेटमेंट करने वाला और अपनी स्टेटमेंट दे गया, किससे संबंधित, अपनी मौत के कारण से संबंधित, ठीक है, या वो ऐसी चीज़ें बता गया, ठीक है, ऐसे फैक्ट बता गया जिसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी मौत, ठीक है, या और कोर्ट के सामने क्या हो अराइज, क्वेश्चन क्या हो कि ये बंदा मरा कैसे, वहाँ पर कोर्ट फिर पूछेगा कि हाँ भैया मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दे के गया है, हाँ साहब ये बोल कर गया है, ये लिख कर गया है, तो उसको आप कह सकते हो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। क्या इशारों से भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसका गला ही काट दिया, वो इशारों से कह देगा कि हाँ साहब ये ठीक है, उसके बाद मर जाए, तो इशारों द्वारा भी हो सकती है। जो भी माध्यम है एक्सप्रेशन के, जैसे आप बोल कर, लिख कर या इशारों द्वारा अपनी बात कह सकते हो, उसके द्वारा हो सकती है। उसके बाद आता है कि क्या इसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है, एज ए एविडेंस इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। देखो इसको आप कह सकते हो कि एक वीक एविडेंस भी माना जा सकता है, ठीक है। ओनली डाइंग डिक्लेरेशन पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। भाई ये नियम है कि जब भी डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर आप काम कर रहे हो, उस पर कार्रवाई कर रहे हो किसी व्यक्ति पर, ठीक है, तो फिर कहते हैं कि न्यायालय को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अदर एविडेंस भी आने चाहिए, अदर एविडेंस के द्वारा भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसके लड़के ने उसको मारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब पुलिस बयान ले रही है तो वो अपने लड़के को हो सकता है कि हाँ प्रेम स्नेह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको बचाने के लिए वो ये भी कह सकता है कि हाँ साहब मेरे लड़के ने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। वो किसी और का नाम ले गया, अपने दुश्मन का नाम ले गया कि जाते जाते इसको फंसा जाओ, तो ये भी हो सकता है। तो क्या उस डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है?
तो इसका आंसर है नो, नहीं किया जा सकता ओनली डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर। अदर एविडेंस भी आने चाहिए, अदर एविडेंस भी उस पक्ष में बोलने चाहिए कि हाँ व्यक्ति ये जो है यही व्यक्ति कातिल है। अदर एविडेंस के द्वारा भी प्रूव होना चाहिए किसी व्यक्ति की गिल्टी, ठीक है। और इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है डिफरेंस? मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में भारतीय विधि एवं इंग्लिश लॉ में भिन्नता है, ठीक है। इंग्लिश लॉ में क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, कि घोषणा करने वाला व्यक्ति उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस समय की जाए, ठीक है, जब वो मृत्युशैया पर, मृत्युशैया क्या होती है? ऑन डेथ बेड, मरने की संभावना हो, ठीक है। इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं, सीधी सी बात है, कोई बंदा स्टेटमेंट दे जाए, ठीक है, और स्टेटमेंट उसकी मौत के बारे में हो, मौत के कारणों के बारे में हो, और उसके बाद उसकी मौत हो जाए, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइंग डिक्लेरेशन, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होते हैं? विशेषज्ञ, विशेषज्ञ एक्सपर्ट। तो न्यायालय सारी चीज़ों के बारे में खुद अनुमान नहीं लगा सकता या खुद पता नहीं लगा सकता। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, उसके ऊपर एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती है जो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सामान्यतः नियम तो ये है कि किसी भी तथ्य के बारे में उसी व्यक्ति की साक्ष्य को सुसंगत माना गया जाता है जो ऐसे तथ्य के बारे में जानकारी रखता है। केवल राय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होती, ठीक है। लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है जब किसी विवादित तथ्य पर किसी एक्सपर्ट की राय आवश्यक हो जाती है। सामान्यतः ये विषय तकनीकी प्रकृति के होते हैं, मतलब टेक्निकल पॉइंट होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की राय, एडवाइस, विशेषज्ञों की एक्सपर्ट ओपिनियन इसको कहा जाता है। तो विशेषज्ञ है क्या? देखो, एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 45, याद रखना 45 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। एक्सपर्ट मतलब जो किसी एक फील्ड के अंदर विशेष ज्ञान रखता हो, विशेष उसके पास योग्यता हो, और वो उसके अंदर स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट माना जाएगा। तो मतलब विशेष ज्ञान और अनुभव होना एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी है। विशेष ज्ञान और अनुभव होना एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्या कोई डिग्री की लोड है कि हाँ भाई साहब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? नहीं सर, ये ज़रूरी नहीं है। एक आबकारी निरीक्षक जिसने 21 वर्ष तक सैंपल नमूनों के परीक्षण का कार्य किया हो, विशेषज्ञ हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, लोहार या कोई भी, ठीक है, वो बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है सर, वो एक्सपर्ट हो सकती है, ठीक है। एक विशेष ज्ञान, एक अनुभव, ठीक है, ये नहीं कि डिग्री डिप्लोमा या कुछ ऐसा स्पेशल किया हो, ये ज़रूरी नहीं। फिर उसके बाद आता है कि वो कौन से मामले हैं जिनमें एक्सपर्ट की राय रेलेवेंट होती है या न्यायालय द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, वो कौन से विषय? फिर कुछ एक टेक्निकल विषय होते हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट की राय ली जाती है, ठीक है। तो पहला तो इसके अंदर है विदेशी विधि, ठीक है, विदेशी विधि, फॉरेन लॉ। देखो, इंडियन लॉ के बारे में तो न्यायालय जानता है क्योंकि जज साहब है, वो पढ़े लिखे हैं, इंडियन लॉ को पढ़ा है, उसके बारे में वो मतलब अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो बाहर की लॉ है, अब उसके बारे में इंडियन जज को पता हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाएगा जिसने वो लॉ पढ़ रखा है, जिसको उसके अंदर ज्ञान है, अनुभव है, ठीक है, वो कोई एडवाइस देगा तो उसको उस फील्ड के अंदर, उस मामले के अंदर एक्सपर्ट माना जाएगा। विदेशी विधि, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? विज्ञान और कला। साइंस का कोई क्वेश्चन है, कला, आर्ट का, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को चोटें आई हैं, वो ऊपर से हैं या गहरी हैं, ठीक है। कोई कट लगा है, वो गहरा लगा है या, अब ये तो थोड़ा कि जज साहब हाथ लगा कर बता देंगे कि हाँ ये बड़ी चोट है, हड्डी बोन टूट गई, तो इसको पता नहीं लगाया जा सकता। ये साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपर्ट होता है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट आती है ना, तो वो किसकी होती है? एक्सपर्ट माना जाता है, एक्सपर्ट की होती है।
तीसरी चीज़ हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन। हैंड राइटिंग क्या होती है? ठीक है, हस्तलेख। जैसे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है या कोई साइन किए हैं, ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? न्यायालय खुद तो देखकर पता नहीं लगा सकते, ठीक है, ये राइटिंग इसकी है या नहीं, तो एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाएगी। उंगलियों के निशान है, मतलब रिवाल्वर पर कातिल के निशान। अब निशान देखने से दिखाई नहीं देगा, तो इस पर किसकी एडवाइस ली जाएगी? एक्सपर्ट की, ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे विषयों पर भी एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती है। उसके बाद है क्या? एक्सपर्ट की राय बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है। मतलब एक्सपर्ट ने कह दिया कि हाँ साहब, इसकी उंगलियों की, ये जो व्यक्ति है इसी की उंगली के निशान है, ये जो राइटिंग है इसी की है, ठीक है, ये जो बाल हैं इसी व्यक्ति के हैं, ये खून के निशान हैं इसी व्यक्ति के, ठीक है। तो क्या उसकी राय बाइंडिंग होती है कि एक बार राय दे दी एक्सपर्ट ने, तो क्या वो बाइंडिंग है न्यायालय पर? न्यायालय को माननी ही पड़ेगी। तो इसका आंसर है नो, बाइंडिंग नहीं है। क्यों नहीं है? सीधी सी बात है कि कोर्ट को किसी बात पर शक था, मतलब 99% न्यायालय श्योर था, ठीक है, किसी चीज़ पर अपना व्यू बनाने के लिए कि हाँ इसने क्राइम किया। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ पे पक्का हो जाए ये चीज़, तो इसलिए एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती है। और दूसरी बात, एक्सपर्ट ने एडवाइस दे दी तो उसको मानने के लिए न्यायालय बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है। और दूसरी बात, न्यायालय दोबारा से भी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकता है, दोबारा से भी एक्सपर्ट की एडवाइस ली जा सकती है। तो ये थी एक्सपर्ट और एक्सपर्ट की एडवाइस, ठीक है, एक्सपर्ट और एक्सपर्ट की एडवाइस। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? आवाज़ आ रही है मेरी? तो ये था एक्सपर्ट और एक्सपर्ट की एडवाइस। और जो बाकी है वो अपने, जैसे आज ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन किया, अभी आपके पास टाइम है, 10 तारीख है, तो जो पहला पेपर है काफ़ी इसके अंदर हार्डली है, तो थोड़ा सा अपनी उसको